हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आशा है कि आप पिछली कक्षाओं में बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे और जो कुछ भी दिक्कत परेशानी रहती है आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताया करें, ठीक, ताकि उसको बताया जा सके, आगामी कक्षाओं में सुधारा जा सके। तो हम लोग पिछले समय में भारत पे अरबों का आक्रमण देखा, उसमें फिर भारत में तुर्कों का आक्रमण देखा। जो अरब आक्रमण 712 से 714 ईस्वी के बीच में हुआ, जो अरबियों का मूल उद्देश्य था भारत में चल करके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, लेकिन उन्होंने भारत के सिंध प्रांत तक ही सीमित रह पाए और वहां के बाद सिंध प्रांत तक के विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु और फिर उधर उमैद खलीफा जो अरब के और सीरिया के खलीफा हुआ करते थे, उन सबकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इधर भारत में 300 सालों का जो समय चला है, यानी जो भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ है 937 के आसपास, उसके पहले के बीच का जो लगभग 300 सालों का समय रहा, उसमें भारत के जो फुटकर राजवंश रहे हैं, इन लोगों ने अपने में संघर्ष करते हुए शासन किया। यानी एक राज्यवंश छोटा सा था, दूसरा राजवंश था उससे लड़ा करता था। इस तरह से 300 सालों का समय बीता। इसके बाद भारत में तुर्क आक्रमण हुआ, फिर इसके बाद मोहम्मद गजनवी शासन किया। और मोहम्मद गजनवी जब तुर्क आक्रमण के रूप में आया तो उसका दो उद्देश्य था, पहला भारत में संपत्ति को लूटना और दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। उसने भारत के बहुत से खंडों के मंदिरों को तोड़ा और भारत की संपत्तियों को लूटा बहुत ज्यादा। इसीलिए भारत के जो अर्थव्यवस्था को उन्होंने जर्जर बना दिया था। उसमें हमने उसके आक्रमण के प्रभाव को भी देखा। इसके बाद हम आगे की तरफ अब देखेंगे भारत में जो अरबियों का उद्देश्य था इस्लाम धर्म की स्थापना, क्योंकि मोहम्मद गजनवी बस लूटपाट तक ही अपने को सीमित रखा, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार से उतना ज्यादा उसका फोकस ही नहीं रहा। भले उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण किया जो अरब शासकों के द्वारा दी जाती थी, और गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों का नाश करने वाला। काफिर जो हिंदू हैं, जो कलमा में विश्वास नहीं करते, कलमा को नहीं मानते, वही क्या है, काफिर हैं, उसी का नाश करने वाला गाजी कहलाता है। तो गाजी की उपाधि धारण किया मोहम्मद गजनवी, ठीक। तो इस्लाम धर्म का उतने बेहतरीन तरीके से वो प्रभाव नहीं छोड़ सका। अब इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण जो स्थापना का श्रेय जाता है वो मोहम्मद गौरी को जाता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। जो अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान में ही हमने देखा गजनी नगर था, ठीक। गजनी नगर में ही एक गौर वंश चलता था। गजनी नगर में ही क्या चलता था, एक गौर वंश चला करता था। लिखेंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में एक नगर था, कौन, गजनी नगर, ठीक, ये नगर था। और यहीं पर एक वंश चला करता था, गौर वंश। कौन, गौर वंश, गौर वंश। कौन वंश चला करता था, गौर वंश चला करता था। इसी का गौर वंश चला करता था। इसी का जो संस्थापक और शासक, संस्थापक या शासक जो था, कौन था, मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी नहीं, गौरी, मोहम्मद गौरी, ठीक, मोहम्मद गौरी था। अब हम मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण बढ़ेंगे। हुआ क्या देखेंगे। 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण, मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण, गौरी का प्रथम आक्रमण, प्रथम आक्रमण मुल्तान के, मुल्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में, मुल्तान के करमाथी एक जाति थी, करमाथी मुसलमानों पर, करमाथी मुसलमानों पर किया गया, ठीक। मोहम्मद गौरी का जो प्रथम आक्रमण हुआ वो मुल्तान के करमाथी मुसलमानों पर किया गया था। कब, 1175 ईस्वी में। इसको नोट करेंगे। आगे की तरफ हम देखेंगे। अब इसमें
हम लोग पढ़ रहे हैं किसके, मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक, जिसका समय था 1175 से लेकर के और 1206। ठीक, 1175 में ही इसने पहली बार मुल्तान पर आक्रमण किया। अब बात ये समझ में कैसे आएगी कि क्यों मुल्तान पर ही आक्रमण किया। ध्यान दीजिएगा, भारत का ये वाला जो हिस्सा था, इधर सिंध प्रांत का, ये गुजरात का हिस्सा, इधर जो ये सिंध प्रांत से इधर का हिस्से थे, ठीक, ये ऊपर से, इधर से आने का बस एक ही रास्ता था, इधर से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आने का जो रास्ता था भारत में प्रवेश का। ठीक, कई रास्ते बनते थे, एक तो सिंधु नदी के उस पार वाला क्षेत्र, फिर सिंधु नदी, फिर अफगानिस्तान, और फिर इधर आकर के भारत वाला बॉर्डर, यानी जो दिल्ली को रोकता था। 4 सुरक्षा मतलब कवच थी भारत की। इधर से अरबियों ने हिंदू शाही राजवंश जो चला करता था उसको समाप्त कर दिया था। आसपास के सिंध और मुल्तान पर क्या कर लिया था, अरबियों ने कब्जा कर लिया था। अब क्या हुआ, जब अरबियों ने कब्जा किया तो बाद में 300 साल तक अरब तो रहे नहीं, 714 के बाद खत्म हो गए। तो 300 साल के बीच का जो वंश चला, उस समय के वहां के जो अरब, मोहम्मद बिन कासिम जो नियुक्त करके गया था गवर्नरों को, वो अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर ले। फिर मोहम्मद गजनवी ने इन पर तो आक्रमण किया नहीं, वो तो भारत पर सब कुछ आक्रमण किया। इसलिए मोहम्मद गौरी को इधर आने के लिए मोहम्मद बिन कासिम के जितने भी पंजाब से, इधर सिंध प्रांत से लेकर जो पंजाब में तक थे सिंध प्रांत, इन क्षेत्रों में मोहम्मद बिन कासिम के गुलाम कह लीजिए तो रहते थे। उन्हीं गुलामों को पराजित करना पड़ा, किसको, मोहम्मद गौरी को, और ये पराजित करते हुए किधर आया, भारत में प्रवेश किया। ठीक, आगे इसका सीधा सीधा उद्देश्य था कि भारत में चल करके वहां पर इस्लाम धर्म की स्थापना करना है, रूल करना है, शासन। ठीक, तो देखेंगे मोहम्मद गौरी 1178 ईस्वी, 1178 ईस्वी, 1178 ईस्वी देखेंगे, गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात पर आक्रमण किया, कहां किया, गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय जो गुजरात का शासक हुआ करता था, जो गुजरात का शासक हुआ करता था वो था मूलराज द्वितीय, मूलराज सेकंड। कौन था, मूलराज सेकंड था। ठीक, मूलराज सेकंड था। ठीक, किस वंश का, चालुक्य वंश का। कौन से वंश था, चालुक्य वंश का था। कौन, मूलराज द्वितीय। ठीक, गुजरात पर आक्रमण किया, शासक मूलराज द्वितीय था, किस वंश से, चालुक्य वंश से। आगे की तरफ देखेंगे, इसने पराजित हुआ, इसने पराजित हुआ मूलराज द्वितीय से, मूलराज द्वितीय से। जो मोहम्मद गौरी था, इसने, कौन, मोहम्मद गौरी पराजित हुआ किससे, मूलराज द्वितीय से, जो चालुक्य वंश का शासक था मूलराज द्वितीय। इसको क्या किया, हरा दिया। कहां पर, माउंट आबू स्थान, जो आक्रमण युद्ध हुआ, ठीक, स्थान लिखेंगे, स्थान जहां युद्ध हुआ दोनों से, वो था माउंट आबू। माउंट आबू कहां पड़ता है, अरावली के पर्वत पर, कहां पर, राजस्थान में। ठीक, इसको नोट कर लेंगे, गुरु शिखर यहीं की सर्वोच्च चोटी है माउंट आबू की। आगे की तरफ देखेंगे, 1179 ईस्वी, 1179 ईस्वी, ये पहली बार पराजित हो चुका है। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, मोहम्मद गौरी जो मोहम्मद गौरी था, सिंध एवं कश्मीर पर आक्रमण कर सिंध एवं कश्मीर पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया।
जो मोहम्मद गौरी था ये सिंध और कश्मीर पर आक्रमण करके क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कब? 1179 ईस्वी में। आगे की तरफ देखेंगे, तत्कालीन समय में उत्तरी भारत में जो वंश चलता था उसको इस समय 1179 में, इस समय जो तत्कालीन भारत में जो वंश चलता था उसको देखा जाएगा। किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखेंगे इसमें तत्कालीन समय में उत्तरी भारत में, तत्कालीन समय में उत्तरी भारत में, तत्कालीन समय में उत्तरी भारत में देखेंगे तो दिल्ली, अजमेर और संभल, ठीक, इन जो क्षेत्र थे इन क्षेत्रों में चला करता था कौन? चौहान वंश। कौन? चौहान वंश। क्या चला करता था? चौहान वंश। और चौहान वंश का जो शासक हुआ करता था, शासक ये था पृथ्वीराज चौहान, या इसी को बोलते हैं पृथ्वीराज तृतीय। इसी को दूसरे नाम से बोला जाता है राय पिथौरा भी कहा जाता है इसको, ठीक। पृथ्वीराज तृतीय, ठीक। इसी का दरबारी कवि था, लिखेंगे दरबारी कवि, पृथ्वीराज तृतीय का ही दरबारी कवि था। कौन? चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज तृतीय का क्या था? दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। इसने बुक्स लिखी, इसी के ऊपर बुक लिखा था। सबसे बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो एक बुक लिखा किसका? पृथ्वीराज तृतीय का क्या था? दरबारी कवि था, ठीक। कौन? चंद्रबरदाई, जो चौहान वंश का शासक था जिसे राय पिथौरा कहा जाता है, ठीक। अब तत्कालीन समय में ही आगे देखेंगे, तत्कालीन समय में ही कन्नौज में, इधर देख लेते हैं, इसी समय कन्नौज में जो चल रहा था दूसरा कन्नौज, इसी समय कन्नौज में चल रहा था, इसी समय तत्कालीन समय में ही कन्नौज में गढ़वाल वंश क्या चल रहा था? गढ़वाल वंश चल रहा था। और यहाँ का जो शासक था गढ़वाल वंश का शासक जयचंद था, राजा जयचंद, ठीक, राजा जयचंद, ठीक। अब इसकी पुत्री हुआ करती थी, पुत्री संयोगिता, राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता थी। अब कन्नौज जो हुआ करता था इधर दिल्ली अजमेर के करीब में था। बार बार जो पृथ्वीराज तृतीय था इसकी पराक्रम इसका बहुत था, इसीलिए इसको राय पिथौरा बोला जाता। अब संयोगिता इसके विषय में, जब पृथ्वीराज के विषय में सारी कहानियों को सुना अपने सहेलियों के द्वारा, तो इसके अंदर मन ही मन बहुत ज्यादा इसके प्रति प्रेम भावना जगी। और जब प्रेम भावना जगी तो पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता अति सुंदर थी, उसको देख करके ये भी मंत्रमुग्ध था, तो इसे गंधर्व विवाह करने के लिए सोचा, ठीक। इसे विवाह करना चाहता था संयोगिता से। कौन? पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान वंश से था, और संयोगिता के जो पिता जयचंद थे गढ़वाल वंश से थे कन्नौज में। लेकिन जो जयचंद था और पृथ्वीराज चौहान, इसके बीच का वैमनस्यपूर्ण व्यवहार था, यानी इसमें पटती उठती नहीं थी, दोनों के बीच में टकराहट थी, ठीक। हमेशा पृथ्वीराज चौहान अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए लड़ाई लड़ते थे और इधर भी आक्रमण करे, तो इसके लिए यहाँ पर जो व्यवहार था सही नहीं तरीके का था। इसीलिए राजा जयचंद को जब ये बात पता चली कि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से शादी करना चाहता है, तो जयचंद्र ने क्या किया? अश्वमेव यज्ञ करवाया। अश्वमेव यज्ञ में क्या होता है? सीमा का विस्तार कराया जाता है। राजा अपनी सीमा का विस्तार करने के लिए स्वतंत्र घोड़े को छोड़ता है। तो राजा जयचंद्र ने जब अश्वमेव यज्ञ आयोजित करवाया
तो उसमें सभी राजाओं महाराजाओं को उन्होंने निमंत्रण दिया, सभी लोग आए, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय को नहीं दिया, क्योंकि इसका वो अपमान कर रहा था। वो जानता था कि ये आएगा तो फिर दिक्कत है। इसलिए राजा जयचंद्र ने क्या किया, लोहे की मूर्ति बनवा करके पृथ्वीराज तृतीय की चौहान की बेइज्जती होने के लिए, अपमानित करने के लिए इसके लोहे की मूर्ति बनवा करके अपने गेट के, स्वयंवर के गेट पर लगवा दिया कि जितने लोग आएंगे ये द्वारपाल का काम करेंगे। अब संयोगिता जो उसकी पुत्री थी, जब हो गया अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ, उसके बाद स्वयंवर का कार्य स्टार्ट हुआ, तो संयोगिता ने जो वरमाला पहनाया, ले जाकर के पृथ्वीराज चौहान की जो लोहे की मूर्ति बनी हुई थी गेट पर लगी थी उसी को पहना दिया। तब तक पृथ्वीराज चौहान आता है और संयोगिता को लेकर के चला जाता है। अब इसी को लेकर के राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी, जो पृथ्वीराज चौहान है और जयचंद्र के बीच एक घमासान टक्कर होगी। ठीक, इसी को लेकर के बार बार लड़ाई की बात आएगी। आगे की तरफ देखेंगे हम। अब यहाँ से राजा जयचंद्र का जो पृथ्वीराज चौहान ने क्या हो गया, दुश्मन की तरीके से हो गया, क्योंकि राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का बेटी का क्या कर लिया था पृथ्वीराज चौहान, अपहरण कर लिया था। और अपहरण करके क्या कर लिया, गंधर्व विवाह कर लिया। अब गंधर्व विवाह क्या होता है, हमने प्राचीन इतिहास की क्लासों में इसको बता दिया है पहले। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें। अब तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। ठीक, क्या हुआ इसमें, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। क्या, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का क्या हुआ, प्रथम युद्ध हुआ। ठीक, देखेंगे दो लोगों के बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान और दूसरा मोहम्मद गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी की इसमें पराजय हुई, और पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, विजय हुई। ठीक, यहाँ पर जो तराइन है ये हरियाणा के क्षेत्रों में पड़ता है, नोट कर लेंगे, हरियाणा। ठीक, अब आगे तराइन का द्वितीय युद्ध देखेंगे, 1192 ईस्वी। 1192 ईस्वी देखेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध दो लोगों के बीच हुआ। ये भी वही हरियाणा वाला क्षेत्र, दो लोगों के बीच, इसमें भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक, इसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ, सही का निशान विजय, और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। और इसी समय इसको बंदी बना लिया, कौन, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को और इसके दरबारी कवि चंद्रप्रदाय को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। क्योंकि इधर मोहम्मद गौरी के तराइन के द्वितीय युद्ध में राजा जो जयचंद्र था, करीब उसका भी कुछ न कुछ इसमें हाथ था, इसलिए इसको पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने क्या कर लिया, बंदी कर लिया। अब आगे की तरफ हम देखेंगे, और जब इसको बंदी कर लिया तो अब दिल्ली वाले क्षेत्रों में जितना इसका पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र था, उधर की तरफ, एक तरफ से कह लीजिए तो केंद्र ही था भारत का, तो भारत के क्षेत्रों में देखेंगे आगे, भारत के क्षेत्रों में आगे की तरफ देखेंगे 1192 ईस्वी, 1192 ईस्वी देखेंगे में भारत के क्षेत्रों में मुस्लिम शासन की स्थापना की। ठीक, मोहम्मद गौरी ने 1192 में क्या कर दिया, भारत में मुस्लिम शासन की क्या कर दिया, स्थापना कर दिया। आगे नोट करेंगे
1192 ईस्वी में ही जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। ठीक, लिखेंगे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए थे। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। अपनी कुटिया अजमेर में बनाए। कहाँ बनाए? अजमेर में। इन्होंने क्या किया? अजमेर में अपनी कुटिया बनाया और अजमेर में ही इनकी क्या है? कब्र। आगे लिखेंगे कब्र। इनकी जो कब्र है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो कब्र है वो भी कहाँ है? अजमेर में, अजमेर शरीफ। आज भी यहाँ दरगाह है अजमेर शरीफ की, जहाँ पर चादर चढ़ाई जाती है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कब्र पर। माना जाता है कि जो रोते हुए जाता है वो हंसता